हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टारगेट। जल्दी से आप लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे जीवन कौशल और बाल विकास। ठीक है, तो सिलेबस में भी है टेट। ठीक है, टेट और एस टेट दोनों दोनों के सिलेबस में है। टेट में भी है बाल विकास, कितने नंबर का आएगा। शिक्षण कौशल 10 नंबर का और बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का। तो ये दोनों हैं 10-10 नंबर के हैं। और टेट में तो 30 नंबर का ही आएगा ही बाल मनोविज्ञान। इसलिए आप लोग जल्दी से बताइए, सब कुछ क्लियर है एकदम आराम से, जल्दी से सब कुछ क्लियर है। और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार लाइक शेयर, सबसे पहले लाइक कीजिए, फिर इसके बाद शेयर कीजिए। लाइक करके ही आगे बढ़ेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम टेलीग्राम की जो आईडी है, टेलीग्राम की आईडी आप सर्च करेंगे ONE, बिना गैप के ही एक लिखेंगे, फिर DAY, फिर EXAM, फिर टारगेट। गैप किसी में नहीं रहेगा। सर्च करेंगे, टेलीग्राम की आईडी मिल जाएगी, आप जुड़ जाएं वहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग अटेंड करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन है। हाँ, चलिए, तो क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसका है, या फिर का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन कौन सा सही होता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाए हैं। क्वेश्चन एक मतलब एक से बढ़कर एक है, इसलिए आप रिवीजन करते रहिए। जिसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है, वो सीखते चलेंगे। और सभी क्वेश्चन का ये एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आप लोग चिंता ना कीजिए। जो भी जरूरत होगी, लगता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया है। डार्विन ने दिया है। ऑप्शन सी सही होता है। किसने दिया है। डार्विन ने दिया है। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को क्या कहते हैं। क्रम विकास। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के क्रमिक परिवर्तन को ही क्रम विकास कहते हैं, और डार्विन ने ही दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे आज देखेंगे डायनासोर समाप्त हो गए हैं। ये जो हुआ करते थे डायनासोर समाप्त हो गए थे, ये प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाए। ऐसे ही UN ने एक कल डायनासोर का कुछ वीडियो शेयर किया है, उसमें भी लिखा है कि डायनासोर ही बोल रहा है कि हम लोग समाप्त हो गए, लेकिन आप लोग ऐसा कीजिए कि खुद ना समाप्त होइए। आप ऐसे चाल पे चल रहे हैं कि मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे। तो मतलब डार्विन ने ही दिया था कि जो प्रकृति के अनुरूप खुद को नहीं ढाल पाता है, वह समाप्त हो जाता है। यही है फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाधिक उपयुक्त जीव। समझ में आया। डार्विन। क्वेश्चन पर आइए। अनुकूलन होना चाहिए मनुष्य में, पशुओं में, सब में। अनुकूलन का मतलब, जैसे आप एक एवरेज में पानी पी रहे हैं, तो राजस्थान भी चले जाएंगे, एकदम थार की मरुस्थल में चले जाएंगे, तो तुरंत तुरंत प्यास लगती है, तब भी आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप अनुकूलन नहीं है तो आप मैनेज नहीं, अनुकूलन है तो हर जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। रिप्लाई कीजिए। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से 3 सही होगा, एक सही नहीं है। तो देखिए, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यह एकदम सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही होता है। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, सही। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, ये भी सही है। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, ये भी सही। लेकिन विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जैसे क्या है, रीजन क्या है, देखिए कैसे नहीं है। जो विकास है, विकास क्या है, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य के गुणात्मक वृद्धि से संबंधित है, जो है सतत चलती है। ठीक है, निरंतर चलती है, ये क्या है, विकास है। लेकिन अगर जब वृद्धि क्या है,
निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे आपका हाथ, ये आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हाथ की लंबाई बढ़ेगी, आपकी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका 70 साल तक, जब तक आप जिंदा है तब तक हाथ की लंबाई बढ़ती रहे, आपकी लंबाई बढ़ती रहे, नहीं। यह है वृद्धि। लेकिन विकास, मानसिक विकास, फिर दिमाग का विकास, ये सब चलता रहेगा सतत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, इसको ही स्थूल को क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक, और औपचारिक संक्रियात्मक, इसको औपचारिक को ही क्या बोलते हैं, अमूर्त, की पहचान की गई किसके द्वारा? बताइए, यह सब किसके द्वारा पहचान किया गया है? ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, और बताया किसने? बताइए, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, लेकिन बताया किसने? यह है पियाजे। ठीक है, हाँ, यह है जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला जो है संवेदी गामक और संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है स्थूल संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। इनमें एज कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक की कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष होती है, और मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक की 7 से 11 होती है, और 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है अमूर्त या औपचारिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित, हाँ, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या कर रही है बताइए? 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना का विकास करने का ये प्रयास कर रही है। तो वह क्या कर रही है? यह स्वायत्तता। ठीक है, खुद से ही, समझ रहे हैं? इस अवस्था के बालक एवं बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। ठीक है, जैसे इनको कोई रोके टोके ना, ये कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, इनकी प्रबल भावना यही होती है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। अगर आ गया कोटेशन कि किशोर जो होते हैं, किशोर प्रौढ़ों को, ठीक है, अपने से बड़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। यह किसने कहा है बताइए? कोलसेनिक ने कहा है। ठीक है, कोलसेनिक ने कहा है किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं और उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकता है। ठीक है, ये किसने कहा? कोलसेनिक ने। तो यही है, स्वायत्तता चाहते हैं, स्वायत्तता का ये बढ़ावा दे रही। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन है। बताइए, तो ऑप्शन कौन सही होता है? बताइए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो ये आपका सही होना चाहिए, और आप इसको देखेंगे ना समझ में आ जाए। यह है कभी न समाप्त होने वाली, इसका मतलब निरंतर चलने वाली। तो यही है क्या? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। लेकिन विकास निरंतर चलने वाली, जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक, ध्यान से देखिए, नमूने के अनुगमन करती है। क्या फील होगा? यहाँ फील कीजिए, विकास की गति जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, कोई बच्चा ही समझ लीजिए, और कोई बच्चा कम बुद्धिमान है, कोई बच्चा क्रिकेट के क्षेत्र में आगे जा रहा है, कोई बच्चा पढ़ाई क्षेत्र में जा रहा है, सबका अलग अलग है, लेकिन यह सभी में एक नमूने का अनुगमन करती है। वह क्या है? सभी में एक तरह से बढ़ती है, लेकिन हाँ अलग अलग होती है। तो यह ऑप्शन सही होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है,
किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन डी सही होता है। ठीक है। हाँ, यह विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। किसने कहा है यह हॉलैंड एवं डगलस, डगलस एवं हॉलैंड, आप खूब सुने होंगे, डगलस एवं हॉलैंड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? आप अपने मन में यही बैठाइए, विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलता है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, फिर रुक जाती है। इस पे कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, अभी इसके पहले ही यह क्वेश्चन करवाए हैं। कौन सा विकास का सिद्धांत है? हाँ, देखिए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब जन्म से मृत्यु तक। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, अंतः संबंधित है, जबकि ये होना चाहिए। अब विकास हमेशा रेखीय होता है, नो, यह भी क्या गलत कहा है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, सभी की विकास दर समान नहीं होती, यह है, देखिए, सही है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास किसी में, अब क्या है, विकास तो मानसिक है ना, विकास जो है मानसिक है, तो मानसिक किसी का अलग है, किसी का अलग है, कोई मूर्ख है, कोई अच्छा है, कोई बहुत प्रतिभाशाली, कोई सामान्य है, किसी की आईक्यू बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है, तो सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक है, यह सही बात है, यह है एक विकास का सिद्धांत। यह तो सही बात है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, सभी का विकास दर अलग अलग होता है। कोई बहुत तेज है, एक बार क्वेश्चन बताने पर समझ जाता है, कोई दोबारा पूछता है। अच्छा बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, पहले रिप्लाई कीजिए कि समझ में आ रहा है या नहीं। कोशिश कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा दें। जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, लेकिन कोशिश यही है कि आपको अच्छे से समझा दें। खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? देखिए, ध्यान से देखिए, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था बताइए 3 से लेकर कितने वर्ष तक होती है? बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है? 3 से लेकर 9 वर्ष तक, ये आप समझ सकते। तो पूर्व बाल्यावस्था 6 बीच में डिवाइडेशन है, 3 से 6 तक पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 9 तक उत्तर बाल्यावस्था। इतना ध्यान से देखिएगा, 3 से 6 तक पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 9 तक उत्तर बाल्यावस्था। तो खिलौनों की आयु यह है पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन सही होता है ए। पूर्व बाल्यावस्था की आयु मतलब 3 to 6 जो वर्ष मानी जाती है, यही है खिलौनों की आयु। इस आयु वर्ग को खिलौनों की आयु कहा जाता है। रीजन क्या है इसका? इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ ही अपना मन बहलाता है। ठीक, क्लियर है? हाँ, और एक स्टैनली हॉल का कथन है, आपको बता देते हैं कि बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। यह किसका है? स्टैनले हॉल का। स्टैनले हॉल का कोई कथन आए या ना आए, लेकिन एक कथन बहुत आता है एग्जाम में। स्टैनले हॉल किसका है? स्टैनले हॉल का है। किसका है? स्टैनले हॉल का है। कौन सा है? आपको पता होगा, बहुत ज्यादा आता है, किशोरावस्था से रिलेटेड वह क्वेश्चन है। और आपको बताइए कि कौन सा है, बताइए, यह पता होगा। रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की, हाँ, किशोरावस्था बड़े तनाव और तूफान दबाव की अवस्था है, यही संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता विशेषता नहीं है, नहीं है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ नहीं है। तो निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? नहीं आया है तो ध्यान से देखिएगा। दल समूह में रहने की अवस्था,
बताइए, पूर्व बाल्यावस्था 3 to 6, ये भी ध्यान में रखिएगा। अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो देखिए, 3 से 6 वर्ष का बच्चा दल समूह में कैसे रहेगा? या तो घर पे खेलता है, खिलौने के साथ खिलौना तोड़ता है, उसको बनाता है, ये करता है, वो करता, खिलौने के साथ, इसका दल समूह नहीं। इसलिए ऑप्शन ए सही होता है। 3 to 6 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं, इनमें दल समूह में रहने की अवस्था ये नहीं है। ठीक है, देखिए, अनुकरण करना, जब आप कुछ करते हैं, आप बोलते हैं तो वह बच्चा भी बोलता है, या फिर जब आप जैसे चलते हैं, जो आप टच करेंगे वह वही करेगा वही। तो अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, जिज्ञासा होती है, और खेलने की अवस्था। ठीक है, इसे ही खिलौने की आयु भी कहा गया है। अच्छा, स्वप्रेम की भावना भी होती है, स्वप्रेम, स्वप्रेम की भावना होती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं वो, नार्सिसिज्म। स्वप्रेम की भावना मतलब नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म कहते हैं। स्वप्रेम की भावना नार्सिसिज्म कहते हैं। अत्यंत यह प्रबल होती है स्वप्रेम की भावना, और संवेग का प्रदर्शन भी करते हैं। संवेग का प्रदर्शन, संवेग का प्रदर्शन भी यही करते हैं। ठीक है, और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना, ये सब इनकी विशेषताएं हैं 3 to 6 ईयर्स के या फिर पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों की। ठीक, और जो ये है दल समूह वाला, दल समूह वाला कब का है? यह पूर्व बाल्यावस्था नहीं बल्कि बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था का है, ना कि पूर्व बाल्यावस्था। अब देखिए, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु, बुद्धि लब्धांक बराबर या बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये आप जानते हैं ना? बताइए, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब देखिए, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो बुद्धि लब्धांक कितना हो गया? 75। ठीक, अब मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु बराबर x। ठीक है, और वास्तविक आयु दिया है 16 वर्ष का है ही है। अब बस क्या करना है, 75 बराबर x अपान 16 इंटू 100, x यहीं रहने दीजिए, तो 75। ठीक, यहाँ गुणा है 100 का, यहाँ भाग हो जाएगा 100 का, फिर यहाँ भाग है 16 का, यहाँ गुणा हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16 बराबर क्या आ जाएगा? 12 वर्ष। ठीक, क्या आ गया? 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। ऐसे बालक अल्प बुद्धि के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही होता है। बुद्धि लब्धि बराबर कितना होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही है IQ। ठीक है, आया कि नहीं आया? आ गया ना? सभी का 12 आया है, अच्छी बात है। चलिए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? देखिए, बहुत आराम से, बहुत भाग नहीं रहे हैं। ठीक है, फालतू बात भी नहीं कर रहे हैं और भाग भी नहीं रहे हैं, आपके लिए ही आराम से चल रहे हैं। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आराम से चलने का तर्क यही है कि जिसे समझ में आ जाए। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन कौन से होता है? देखिए, 4 ऑप्शन है। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, और शायद आपको पता हो किस सन में किया गया था। ठीक है, और इन्हें ही बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है, जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। वह कौन थे? अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन ए सही होता है। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। ऑप्शन ए रिप्लाई सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन ए सही होता है, अल्फ्रेड बिने। इन्हीं ही बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक, हाँ, गुड। कब? 1905। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक बालक की मानसिक आयु, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष। ध्यान से देखिए, मानसिक आयु बराबर 12 वर्ष, शारीरिक आयु, शारीरिक आयु बराबर शारीरिक आयु बराबर 10 वर्ष। उसका बुद्धि लब्धांक देख रहे हैं, बताइए कितना होगा, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, आंसर हमें बताइए। आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, आप आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, बुद्धि लब्धांक पूछा ही है, तो कितना हो जाएगा। हाँ, 12/10 गुणे 100, 10 दहा में 100, 12 गहा में 120, यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन ए सही होता है। बुद्धि लब्धांक बराबर कितना हो गया, 120 हुआ ना। हाँ सही है, यह आपको 1 नंबर दे ही देगा। और भाई जो हमें आता है वही तो नंबर देगा, तो हमें ये आ रहा है अच्छे से, गलत ना हो यही कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप कंपटीशन से तब बाहर होते हैं जब कोई क्वेश्चन इतना आसान हो और वो आप गलत कर देते हैं। क्योंकि जो सभी का सही होगा उसे आप गलत कर रहे हैं, सोचिए कितने पीछे जा रहे हैं। जो किसी को नहीं आए, आपको नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन जो सभी का सही है आपका गलत हो जा रहा है, वही गलत है आपके लिए। तो इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतना ज़्यादा कीजिए कि वह भी ना गलत हो। 100% सुपर टेट होगा, प्राइमरी भर्ती 100% आएगी। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता, हाँ बताइए, तो क्या है बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता, ऑप्शन कौन से होता है। देखिए, बीने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया तथा मानसिक आयु का प्रत्यय लिया था। किसने, बीने ने। बीने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण तथा मानसिक आयु का प्रत्यय लिया, लेकिन विलियम स्टर्न तथा कोलमान ने 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को आईक्यू के रूप में, ठीक है, आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। कब, 1912, ठीक है, विलियम स्टर्न तथा कोहलमान ने। सन 1916 में टरमैन ने मानसिक आयु व वास्तविक आयु में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का ये विधि का निर्माण किया था। तो यह क्या है, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है, तो अगर मापने की जन्मदाता पूछ ले तो यह है टरमैन। कब, 1916 में। क्या किए थे, जैसे इन्होंने कहा कि मानसिक आयु वास्तविक आयु, ठीक है, लेकिन यह मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यह किसने किया था, टरमैन ने किया था। ठीक, ठीक है, 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि का निर्माण किया, जिसे ही वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। तो यह क्या पूछा है, बुद्धि लब्धि मापने की जन्मदाता। तो मापना कैसे है, जो बता दिया वास्तविक आयु, चलिए ठीक है, शारीरिक आयु या फिर मानसिक आयु बता दिया, ठीक है, लेकिन यह मापा कैसे जाएगा, ठीक है, तो वह किसने बताया है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। यह पूरा अगर किसी ने किया है, रूल किसी ने किया है, तो वह किसने किया है, टरमैन ने। कब, 1916 में। इसलिए इसका आंसर हमने क्या दिया है, ऑप्शन सी, ठीक है। इसीलिए बुद्धि लब्ध मापने की जन्मदाता अगर पूछा जाए तो टरमैन। बताइए, देखिए यह क्वेश्चन आया भी है, यह क्वेश्चन आ चुका है, और जो संस्था होती है टरमैन को ही मानती है, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार निभाता है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी या फिर मुख्य गौण। बताइए, बच्चे के समाजीकरण में परिवार निभाता है, मतलब परिवार के बाद भूमिका, भूमिका निभाता है, कौन सी भूमिका, कम महत्वपूर्ण भूमिका या फिर रोमांचकारी भूमिका, मुख्य भूमिका या फिर गौण भूमिका। तो यह ऑप्शन सही होता है, मुख्य भूमिका, ठीक है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। रीजन क्या है, परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला, ठीक है, परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला के रूप में कार्य करता है, जहां बालक समाज द्वारा निर्धारित मूल्य, व्यवहार, मूल्यों, आदर्शों को सीखता है तथा अपने समाज को तथा अपने आप को समाज के अनुरूप बनाता है। यह सीखता कहाँ से है, परिवार से, ठीक है।
ठीक, परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला। अब आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? ध्यान से रिप्लाई कीजिएगा। यह देखिए सीटेट में आ चुका है, सीटेट के 1 to 5 वाले लेवल में आ चुका है या प्राइमरी लेवल में, तो जल्दी से रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन कौन सा सही होता है? निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक होते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, या फिर परिवार और पास पड़ोस। अब देखिए, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन बी जितने लोग बताए हैं, ऑप्शन बी वालों की रिप्लाई सही है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले प्रमुख घटक जैसे कौन कौन से हैं? परिवार, ठीक, पास पड़ोस, पास पड़ोस हो गया, फिर विद्यालय हो गया, विद्यालय, फिर समुदाय, ये सब है न, ठीक है, समुदाय हो गया। अतः विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य भी समाजीकरण की प्रक्रिया के घटक हैं। अब देखिए, विद्यालय था, पास पड़ोस था, विद्यालय और निकटतम परिवार, विद्यालय, सबसे मेन है परिवार के सदस्य जरूर। अब देखिए, इसमें परिवार था, ये विद्यालय और परिवार जरूर से जरूर होना चाहिए, ठीक है। निकटतम परिवार के सदस्य का आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? गौड़ घटक, गौड़ घटक माना गया है। जब इसमें आएंगे ना तर्क पर, सामाजिक गौड़ वाहक किसे? गौड़ घटक, गौड़ वाहक, तो इसलिए निकटतम परिवार के सदस्य ही माना जाएगा। सीटेट में आया था, सीटेट ने इसका आंसर बी ही माना था। रिप्लाई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। चारों ऑप्शन पढ़िए फिर। रिप्लाई कीजिए। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, या परिवार से, या फिर ऑप्शन कौन सही होता है? सभी से। सामाजिक आर्थिक स्तर सही है। बालक का सामाजिक विकास सामाजिक आर्थिक स्तर, विद्यालय से और परिवार से, इसलिए ऑप्शन डी सही होता है, ठीक है। गुड। ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी से। ऑप्शन डी वालों की रिप्लाई सही है। दी गई विकल्पों में बालक का सामाजिक विकास सभी से प्रभावित होता है। बालक सबसे पहले परिवार का सदस्य होता है, फिर वह विद्यालय जाता है, वहां सीखता है, तथा सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ही निभाते हैं। नेक्स्ट है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, या फिर ऑप्शन सी, उसके द्वारा दूसरों की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, या ऑप्शन डी सही होता है। तो एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है किस पर? अब देखिए, तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन डी देखिए, उपरोक्त सभी पर। शिशु को सामाजिक विकास का निर्धारण उसका लोगों के साथ अंतःक्रिया, उसके पारिवारिक स्नेह द्वारा, साथ ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता शिशु के सामाजिक विकास पर अपना प्रभाव डालती है। बालक की प्रथम पाठशाला, ऑप्शन कौन से होता है? परिवार। यह बताया गया है, बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार तथा प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। प्रथम पाठशाला तो परिवार हो गया, लेकिन प्रथम शिक्षक कौन हो गया? उसकी माता, ठीक है। परिवार में ही सर्वप्रथम बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं और अपने रिश्तों को जानना ही प्रारंभ करता है, इसलिए बालक की प्रथम पाठशाला हो गई क्या? उसका परिवार। निर्धन परिवारों के बच्चों, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार संबद्ध है, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों की निर्धन बच्चों की अपेक्षा, अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों की निर्धन बच्चों की अपेक्षा साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनके अभिभावक ज्यादा प्रसन्नचित होते हैं, उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होता है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं।
ठीक है, वे अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। निर्धन परिवार के बच्चे जो छोटे परिवार से संबंध है, वे अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रीजन क्या है? उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। ऑप्शन डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो आसान, एकदम ध्यान से देखेंगे पता चल जाएगा। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? रिप्लाई कीजिए, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, खेल का नियम है, प्रभाव का नियम। ऑप्शन कौन सा सही होता है? गुड। देखिए, नहीं है तो खेल का नियम नहीं। ठीक है, कौन सा नहीं है? खेल का नियम, यह सम्मिलित नहीं है सीखने के नियम से। क्लियर है? हाँ, चलिए। हाँ, अब सही है, सही है, सभी का सही है। देखिए, सीखने के नियम जो है, खेल का नियम इसमें सम्मिलित नहीं है। और थार्नडाइक ने ये दिया था कि इस संबंध में बृहद अध्ययन किया और उसको निष्कर्ष निकाला कि निष्कर्षतः अधिगम या सीखने के 3 नियम थार्नडाइक के द्वारा, अभ्यास का नियम, फिर प्रभाव का नियम था, फिर तत्परता का नियम। ये चौथा जो है खेल का नियम, यह इसमें सम्मिलित नहीं था। बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। 3 नियम दिया था, तीनों और 2 गौण नियम थे। अब देखिए, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है कौन सा? बताइए। रिप्लाई कीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, जो इस ओवर स्मार्ट बनेगा ना तो उसको तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का, मानसिक तत्परता के नियम का। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? अब देखिए, वह उपयोग कर रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा जब छोटा करने पे ज्यादा हो जाता है और बड़ा करने पे, तो ऑप्शन सही होता है। वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन सी, प्रभाव का नियम। आप लोग की रिप्लाई का वेट करते हैं, जल्दी से बताया कीजिए। अध्यापक द्वारा छात्र को सफलता का एहसास कराना प्रभाव के नियम का उपयोग करना होता है। ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, किसका उपयोग कराना? यह प्रभाव के नियम। नेक्स्ट है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? संप्रत्यय के बाद यह फिल इन द ब्लैंक था। गुड। चलिए, एक सेकेंड, रिमूव। चलिए, ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही होता है। गुड। ऑप्शन कौन सही होता है? यह क्या है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जल्दी से रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन बी, बैंडूरा के द्वारा। जितने लोग बताए हैं बी, सबका सही। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, संप्रत्यय मतलब संकल्पना भी होता है। संकल्पना, संकल्पना किसके द्वारा? अल्बर्ट बैंडूरा के द्वारा। और प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का निर्माण दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करने से होता है। यही है प्रेक्षणात्मक अधिगम। किसने दिया था? बैंडूरा ने दिया था। ठीक, आइए, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR थियरी आप पढ़े हैं ना? SOR थियरी किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन, कोफ्का, वुडवर्थ या फिर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा? रिप्लाई कीजिए। किसके द्वारा?
हाँ एकदम सही। सीडीपी को एकदम ध्यान से पढ़ के ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है, रटना तो कभी नहीं। ऑब्जर्वेशन कर लेंगे ना तो किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, सही करेंगे। तो ऑप्शन सी, जितने लोग बताए हैं वुडवर्थ, सभी के रिप्लाई सही है। SOR, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, ठीक है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, SOR, यह थियरी है। यह वुडवर्थ, अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा यह दिया गया था, और यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संज्ञान को महत्व देता है। किसका? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पांस जो है, यह उद्दीपन अनुक्रिया के बीच के संज्ञान को महत्व देता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होता है। SOR थियरी, वुडवर्थ। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? बताइए। आंख, कान व हाथ से सोचना, इसका मतलब क्या है? इंद्रिय है ये सब ना, ये इंद्रियां हैं, तो यह क्या है? इंद्रिय जनित, ठीक है। हाँ सही है, इंद्रिय जनित, यह इंद्रिय जनित गामक स्तर है, ठीक है। और किसने? पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा जब ये छोटा सा होता, मतलब यह क्या है? पियाजे का प्रथम अवस्था कौन सा है बताइए? वही इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, तो यह कैसे? आंख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचता है। ऑप्शन बी सही होता है। किसका है? पियाजे, उन्हीं के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, ये देखिए आप कई बार इस क्वेश्चन को देखे होंगे। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पियाजे के अनुसार यह किससे संबंधित है बताइए? देखिए बहुमत से, अगर बहुमत से तो संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता या विषमांग नैतिकता, इसलिए ऑप्शन सी सही होता है। सहयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। पियाजे के ही अनुसार सहयोग, पारस्परिक निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में बहुत ज्यादा सहायता करती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होता है, सहयोग की नैतिकता। जितने लोग सी बताए हैं सबकी रिप्लाई सही है। अगला क्वेश्चन पर, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? बताइए। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक? और वाइगोत्स्की आप इनका खूब जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, इनका रूल क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में ही करनी चाहिए। किसमें? सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही करनी चाहिए। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है ना, उसी के अनुसार उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। किसने किया है? वाइगोत्स्की ने। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है यहाँ? यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक ही है। तो आप जानते हैं ना सामाजिक, जैसे मान लीजिए कि किसी के मम्मी पापा हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा मारपीट करते रहते हैं, या फिर किसी फैमिली में होता रहता है, तो वह भी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसके अंदर भी यही सारी भावनाएं आ जाए, ठीक। तो उसे परिवार द्वारा ही शुरुआत से यही शिक्षा मिल रही है। अब देखिए निम्नलिखित में से, अब सबसे पहले उदाहरण फैमिली का ही लिया जाता है। जब छोटा बच्चा रहता है बाहर तो घूमता नहीं बाहरी दुनिया, वहीं से शुरुआत करता है, जब वहीं से शुरुआत हो जाएगी उसकी ऐसी, यही हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? बताइए कौन सा?
अब देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है तो सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण या संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या अंतर्दृष्टि अधिगम। चलिए, हाँ, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर तो आधारित है। ऑप्शन कौन सा सही होता है? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है। संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, आप इसमें संस्कृति भी देख रहे हैं और संज्ञानात्मक विकास भी, इसलिए ऑप्शन सी बता रहे हैं, लेकिन यह नहीं है, पारस्परिक शिक्षण है। ठीक है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है। पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि पैदा करता है। किसके अंदर? शिक्षक और शिष्य। ठीक है, एक संवादात्मक गतिविधि पैदा करता है जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति जैसे संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना इसी के तहत आता है। ठीक, और इसी के अनुसार ये हल भी इसका निकलता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होता है। आप जितने लोग सी बताए थे एक बार इसको फिर से देखेंगे, आपकी रिप्लाई है पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन बी। ठीक, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, ऑप्शन कौन सा सही होता है? थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सात्यकत में शिक्षार्थियों का वर्तमान या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने के संज्ञात्मक स्तर। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? ध्यान से देखिए, सीखने की तत्परता यहाँ फिल इन द ब्लैंक की ओर संकेत करती है। ऑप्शन देखिए, सीखने के सात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान, यही है सीखने की तत्परता, सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है, ऑप्शन सी सही होता है। सीखने की तत्परता का नियम ये अलग है, लेकिन सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान, यही है, ऑप्शन सी सही होता है। यह भी सीटेट में आया है। देखिए, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन शिक्षक को क्या करना चाहिए ये बताइए। बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होता है? अधिगम की एक समान गति पर बल देना, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर कठोर अनुशासन। अब देखिए, कठोर अनुशासन क्या है? शिक्षक को क्या करना चाहिए? कठोर अनुशासन तो एकदम गलत है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने एकदम गलत है, नेगेटिव पॉइंट है। अधिगम की एक समान गति पर बल, एक समान गति पर बल कैसे? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। जब वैयक्तिक भिन्नता है तो विविध अनुभव उपलब्ध ही कराने होंगे भाई, क्योंकि कोई बच्चा पहले सीख ले रहा है, कोई बच्चा बहुत बाद में, या फिर कोई बच्चा सुनने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है। तो वैयक्तिक भिन्नता जब सब में है, कई लोगों में, तो विविध अनुभव को उपलब्ध कराना ही होगा, ऑप्शन बी सही होता है। ठीक है, इसका सिंपल सा था कि शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता अनुभव करता है, इसका मतलब क्या है? उसकी भिन्न भिन्न क्षमताएं, योग्यता, रुचियां, अभिवृत्तियां, आवश्यकता सबकी अलग अलग होगी। किसी को दिखाई कम दे रहा है तो उसे ब्रेल लिप से पढ़ाया जाना चाहिए, सुनाई कम दे रहा है इशारे से पढ़ाया जाना चाहिए। सबकी आवश्यकता, रुचि, अभिवृत्ति, योग्यता सबका अलग अलग है, तो अलग अलग अनुभव के द्वारा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? शिक्षक के भाषण द्वारा, चारों ऑप्शन उपयुक्त जो लगेगा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। अब देखिए, शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्यपुस्तक, शिक्षक ही सब कुछ कर देगा, ऑप्शन बी सही होता है। बालकों में सीखने की क्रिया विधि जैसे कि कई प्रकार से होती है, बालकों में सीखने की क्रिया जैसे कौन सा है? वह क्रिया विधि द्वारा सीखेगा। ठीक है, क्रिया विधि द्वारा प्रैक्टिकल करके,
फिर प्रश्न पूछेगा, फिर विषय वस्तु पर चिंतन करके सीखेगा, फिर प्रयोग द्वारा, ठीक, फिर विवेचना भी करेगा, विवेचना द्वारा सीखेगा। तो ऐसे बालक सीखते हैं। इसलिए ऑप्शन बी सही, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके या चिंतन करके, ऑप्शन बी सही होता है। अधिगम एक प्रविधि है। देखिए इजी क्वेश्चन भी आते हैं। संघर्ष, ये किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, किसने कहा है? स्टेनले हाल, सभी को पता है। लेकिन अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, कंपटीशन इसी में बढ़ता है ना। जो सभी को आ रहे हैं तो सभी 140 प्लस पा जाएंगे। तो अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम एक अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रविधि है। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रविधि है अधिगम। बताइए सही है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉवेल का मुख्य योगदान है। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉवेल का मुख्य योगदान है वाणिज्यिक शिक्षालय, बालवाड़ी, या फिर पब्लिक स्कूल, या फिर लैटिन स्कूल। फ्रॉवेल बताइए, फ्रॉवेल का क्या है? बालवाड़ी मतलब क्या होता है? किंडरगार्टन ना, किंडरगार्टन यही है, किंडरगार्टन ये है बालवाड़ी। मतलब फ्रॉवेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा के विकास में फ्रॉवेल का मुख्य योगदान या महत्वपूर्ण योगदान क्या है? किंडरगार्टन, बालवाड़ी पद्धति की स्थापना करना। ऑप्शन बी सही होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होता है? हाँ, बालवाड़ी, यह है किंडरगार्टन। अगला क्वेश्चन, शायद बालवाड़ी ना लिखे किंडरगार्टन लिखा होता तो आप पहले ही बता देते। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन? गलत ना कीजिएगा, गलत नहीं करना है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक, हाँ गुड, यही है। कौन है? फ्रॉवेल। ठीक है, ऑप्शन बी सही होता है, फ्रॉवेल। अच्छा, फ्रॉवेल किसके शिष्य थे? पेस्टोलॉजी के शिष्य थे फ्रॉवेल। ठीक है, फ्रेडरिक विलियम आगस्ट फ्रॉवेल माने जाते हैं, और इन्होंने ही किंडरगार्टन पद्धति की संकल्पना दी। शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया, जिन्हें फ्रॉवेल उपहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, हाँ गुड। अच्छा ये बताइए कि परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि किसने शुरू की? हम आपसे पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट विधि किसने शुरू की, ये आपको बताना है। परियोजना या प्रोजेक्ट विधि? प्रोजेक्ट का हिंदी है परियोजना, तो परियोजना या प्रोजेक्ट विधि किसने? किलपैट्रिक। ठीक है, किसने शुरू की थी? किलपैट्रिक ने। इसका जो ऑप्शन सी था वो है किलपैट्रिक। ठीक, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो देखिए अध्यापन का ही, तो मान लीजिए हम खूब ज्ञानी है लेकिन बच्चों को संभालना कैसे है, पढ़ाना कैसे, समझाना कैसे नहीं पता है, तब क्या होगा ज्ञान हमारा? या फिर हम बाल मनोविज्ञान की ही ज्ञाता है लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो आता नहीं, तो क्या करेंगे? इसलिए ऑप्शन डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, शिक्षक को विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके अभाव में शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को न तो प्रभावशाली बना सकता है और न ही छात्रों का सही मार्गदर्शन कर सकता है। ऑप्शन डी सही होता है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। सारे क्वेश्चन जो भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिखाने का ज्यादा प्रयास किया जा रहा है एक ही वीडियो में। हम सोच रहे हैं पूरा समरी आपको दे दें एक ही वीडियो में। तो बताइए, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रयास व भूल, अनुकरण, व्याख्यान या खेल? हाँ, कौन सी विधि है?
खेल विधि। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? यह है खेल विधि। खेल विधि के जन्मदाता कौन, ये बताइए। अब हम इसमें भी सीडीपी में भी हर हर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पूछते चलेंगे, जो भी हमें लगेगा कि आपको जानना जरूरी है और फिर पूछेंगे तभी याद होगा, उससे हम पूछते चलेंगे। रिप्लाई कीजिए। खेल विधि की जन्मदाता वही ऑगस्ट फ्रॉबेल। ठीक है। हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? पढ़ने में कठिनाई आ जाता है आपको, किसकी कठिनाई, उसकी कठिनाई आ जाता है, लिखने में कठिनाई आ जाता है, लेकिन यह क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा के दिए हैं आपको। क्या है? शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? यह है डिसलेक्सिया। ठीक है। डिसलेक्सिया एक कौन सा विकार है? अगर पूछा जाता है तो यह है डिसलेक्सिया एक पठन विकार, जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों के क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही साथ अक्षर या जो शब्द अक्षर हो, जैसे क हो गया, या फिर शब्द हो, ठीक है, कबूतर, यह सभी को उल्टे क्रम में भी लिखना लिखता है। ये है क्या? डिसलेक्सिया। ठीक है। उल्टे क्रम में दिखना, उसको पढ़ना, ये सब क्या है? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता फिल इन द ब्लैंक क्या कहलाती है? गतिक कौशलों में बताइए। लेखन संबंधी बताइए। लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया होता है, एकदम सही। और गणना संबंधी डिस्कैलकुलिया। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, यह है डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन बी सही होता है, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। यह एक विकार है। इसमें क्या होता है? बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और इसी कारण से वे अपनी ओर तेजी से आती हुई गेंद को भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनको गति और समय में कितनी तेज चल रही है, कब आ जाएगी हमारे पास, ये समझ ही नहीं सकते। इसलिए वो अपनी ओर आती हुई गेंद को भी नहीं पकड़ सकते, इसी वजह से, डिस्पेक्सिया की वजह से। ठीक है। और डिस्फेजिया क्या है? डिस्फेजिया ऑप्शन ए जो दिया है डिस्फेजिया, यह क्या है? भाषा विकार। और डिस्कैलकुलिया क्या है? गणना विकार। और डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार। और डिस्फेजिया भाषा विकार। ठीक, चारों क्लियर हुआ। डिस्फेजिया, डिस्पेक्सिया गतिक कौशल वाला, और डिस्कैलकुलिया यह गणना विकार है, और डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है। 4 ऑप्शन थे, चारों आपका आना चाहिए। अब सीखने संबंधी निर्योग्यताएं, चारों ऑप्शन पढ़िए फिर रिप्लाई कीजिएगा। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः बताइए। चारों ऑप्शन पढ़िए, थोड़ा सा आपको टाइम दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, लेकिन एग्जाम में आना है तो पढ़ना है। डिटेल में तो पढ़ा रहे हैं, डिटेल में अब इससे डिटेल क्या पढ़ेंगे आप, बहुत परेशान ना होइए। एक एक क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, एक एक टॉपिक भी क्लियर होता चलेगा। तो जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, डी वालों की रिप्लाई सही है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन डी सही होता है। ठीक है। ठीक। और वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनकी पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। वंशानुगत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। अब आइए अगला क्वेश्चन। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः फिल इन द ब्लैंक होते हैं।
शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे। रिप्लाई कीजिए। अच्छा, टॉपिक वाइज हम आपको शुरू करवाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि कोहलर से शुरू होगा, कोहलर का पूरा क्वेश्चन जितना आज तक आया है, या जीन पियाजे से, या फिर पावलाव से, सबसे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन पहले आज कर लीजिए। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होते हैं डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिस्थीमिया। तो यह ऑप्शन सही होता है, शारीरिक रूप से अक्षम। तो डिस्कैलकुलिया क्या है? गणितीय कौशल संबंधी विकार। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधी विकार। डिस्ग्राफिया क्या है? ठीक है, लेखन संबंधी विकार। अधिगम अक्षमता संबंधी विकार। जबकि डिस्थीनिया मूड डिसऑर्डर संबंधी विकार है, जो हल्का लेकिन लंबे समय तक रहने वाला अवसाद है। इनके लक्षणों में शामिल जैसे सामान्य गतिविधियां, दिलचस्पी खत्म होना, निराशा, आत्मसम्मान में कमी। ठीक है, क्लियर है? तो ये बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे। अब देखिए, ये दिमाग से नहीं पूछा है। डिस्थीमिया जो है, रुचि कम होना, ये है वो है, कुछ नहीं। डिस्ग्राफिया है। देखिए, जो शारीरिक रूप से अक्षम मतलब उसका हाथ काम नहीं कर रहा है, तो वह लिखने में प्रॉब्लम डिस्ग्राफिया। ठीक, शारीरिक रूप से अक्षम मतलब हाथ में प्रॉब्लम, पैर में प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और डिस्थीमिया यह मानसिक रूप से, जैसे क्या है कि निराश होना, दिलचस्पी खत्म होना और आत्मसम्मान में कमी, ये है डिस्थीमिया। लेकिन डिस्ग्राफिया इसका आंसर होगा। हमने टाइम इसलिए दिया, देखते हैं आप कहाँ तक पहुंच पाते हैं दिमाग आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये जो है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। रिप्लाई कीजिए। नहीं, पढ़ते रहिए, गलत नहीं होगा। कुछ दिन जैसे रहता है ना कि हम अब छोड़ देते हैं उसको पढ़ना, तो भूल जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। इसको देखिए, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। नो। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। सही है। एवं श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दृष्टिबाधित है तो इशारा या फिर सुनने वाला, ठीक है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाए नहीं। को निचले स्तर के कार्य करने की छूट, ये सब सेकेंडरी है। फर्स्ट क्या है कि साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार करना चाहिए, और उसको जो जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको सुना के बताया जाना चाहिए। ठीक है, श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या फिर दिखाई दे रेगमाल पर उसको ब्रेल लिपि से सहायता करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, विकृत लिखावट, लिखने में प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए। और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और डिस्प्रैक्सिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया क्या है? समन्वय विकार है। ठीक है, समन्वय विकार डिस्प्रैक्सिया है। डिस्कैलकुलिया गणना करने में, कैलकुलेशन करने में, और डिसलेक्सिया ये आपको बता ही चुके हैं, पठन विकार है। चारों हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या बालक। यह क्या है? समस्या बालक क्या है? चोरी करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, माता पिता का कहना ना मानने वाला है, या फिर ऑप्शन डी। तो इसलिए सामान्य सी बात है, तीनों तो निगेटिव ही है। समस्यात्मक बालक वही है। समस्यात्मक बालक वे होते हैं जो अपने व्यवहार को सकारात्मक दिशा में नहीं ले जा पाते, मतलब सकारात्मक दिशा प्रदान नहीं कर पाते,
और वह गलत दिशा में चले जाते हैं, जैसे चोरी करना हो गया, झूठ बोलना हो गया, फिर माता पिता का कहना ना मानना हो गया, या फिर गृह कार्य को समय से पूरा न करना हो गया, या फिर विद्यालय से भाग जाते हैं। ठीक है, विद्यालय से भाग कर जाते हैं, वहीं कहीं दुकान पे बैठे रहते हैं, फिर झगड़ा करने वाले, ये सब क्या है, समस्यात्मक बालक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, या फिर समेकित शिक्षा, या फिर कोई नहीं। तो इसलिए ऑप्शन कौन सही होता है? यह है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के तहत निःशक्त बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की घोषणा की गई, और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के बालक जो आयु वर्ग में समान हो परंतु सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से भिन्न हो, उन्हें एक साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, जिसकी जो गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, और शारीरिक जो थोड़ा सा दिव्यांग हो या फिर बहुत मामूली सा, उसको भी सब साथ में। ठीक है, और सामाजिक भी, कोई पिछड़ी जाति से आ रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, इससे बालकों में क्या होता है, नकारात्मक व्यवहार की संभावना एकदम 0 हो जाती है। ठीक, तथा सहयोग व भाईचारे की भावना बढ़ती ही है, इसलिए ऑप्शन ए सही होता है, समावेशी शिक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता? पढ़िए, चारों क्वेश्चन पढ़िए। चारों क्वेश्चन पढ़ के फिर रिप्लाई कीजिए। चारों ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन पढ़ के, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता। देखिए, निःशक्त बच्चों पर लागू होता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये तो है ही, ये अपने में। बच्चों की नियमित उपस्थिति, यह भी है, लेकिन 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह भारत के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, समस्त बच्चों को शिक्षा से संबंधित प्रावधान ही करता है। RTE एक्ट 6 वर्ष से पूर्व के आयु के वर्ग के तथा 14 वर्ष के बाद के बच्चों पर लागू नहीं होता। ठीक है, अगर 3 वर्ष का कोई बच्चा है उस पर भी लागू नहीं होगा, 5 वर्ष का उस पर नहीं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर ही लागू होता है। इसलिए ऑप्शन, अब 14 से ज्यादा भी है तब भी नहीं, ऑप्शन सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? क्लास कब खत्म होगी? आप लोग जब बोलिए बोलिए तो अभी खत्म कर दें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगर क्वेश्चन पूरा करवाएंगे तो करीब 4 घंटे चलेगी क्लास। तो आप जब वो जाइएगा तो बता दीजिएगा जब आपके समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो आपके ऊपर है पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। हम तो जब बोलेंगे तब तक चलते रहेंगे, 4 घंटे क्या 10 घंटे तक। तो ऑप्शन कौन से, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन सही होता है, जितने लोग डी बता रहे हैं एकदम सही। अभियोग्यता का तात्पर्य क्या है? समायोजन की क्षमता, सीखना मतलब अधिगम की क्षमता तथा तार्किकता की क्षमता का समावेश है। ठीक, अभियोगिता में सभी बातें आ जाती हैं जो मानव जीवन के बौद्धिकता की वृद्धि करती हैं। ये सभी बातें आ जाती हैं। ठीक है, जो मानव जीवन में बौद्धिक प्रकार से यह उपयोगी होती हैं और वृद्धि भी करती हैं, ये सभी आती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, चलिए, एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। रिप्लाई कीजिए। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा कराएंगे। जब 4 घंटे की क्लास है, आज 2 घंटे करा देते हैं, कल 2 घंटे करा देंगे। तो एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के,
सीखने के, चरित्र के, या फिर ऑप्शन कौन सा सही होता है? तो इसमें भी देखिए ऑप्शन डी। व्यक्तिक भिन्नता से तात्पर्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, ठीक है, जैविक जैविक हो गया, फिर मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है, यही है व्यक्तिक भिन्नता। ठीक, इसी अंतर के कारण जो एक व्यक्ति होता है दूसरे से भिन्न होता है। इसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा है, जैविक वृद्धि है इसके, और यह फिर सांस्कृतिक समय, यह बहुत ऊंचे घर से आता है, ये बहुत दबे कुचले घर से आता है, तो ये सब है, इसी वजह से एक दूसरे से अंतर होता है। अब व्यक्ति भिन्नता के निम्न क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे क्या हो गया? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, रुचि, चरित्र, अधिगम क्षमता, अभिप्रेरणा, ये सब व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र है। रुचि है सीखने में, सीखने के चरित्र में भी है, फिर उसके बाद संवेगात्मक है, अधिगम क्षमता भी है, अभिप्रेरणा भी है, सब में व्यक्तिक भिन्नता आती है। ठीक है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? रिप्लाई कीजिए। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन इजी है क्या? यहाँ किसी को आ नहीं रहे हैं और किसी को इजी लग रहे हैं, क्या किया जाए? हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो यह किसका नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये तो एकदम नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ए सही होता है, इसका नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों में कुंठा भावना का विकास हो जाता है, और कुंठा भावना का विकास वह विद्यार्थी उस अध्यापक के साथ सहजता का अनुभव कभी नहीं कर पाएगा। अब आइए, व्यक्तिक भिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऊपर के दोनों ऑप्शन पढ़िए फिर रिप्लाई कीजिए। गुड। ऑप्शन कौन सा सही होता है? चलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होता है। देखिए, व्यक्ति की दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, ठीक। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, ये भी सही, इसलिए ऑप्शन सी सही होता है, उपरोक्त दोनों। एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह निम्न को जांचना चाह रहा है, किसको जांचना चाह रहा है? बताइए, किसको जांचना चाह रहा है? वह विश्वसनीयता को जांचना चाह रहा है, ऑप्शन बी सही होता है। एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है, तो वह क्या जांचना चाह रहा है? विश्वसनीयता जांचना चाह रहा है, ऑप्शन बी सही होता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि का निर्माण दृष्टिबाधित विद्यार्थियों या व्यक्तियों को पढ़ने के लिए एक नई तकनीकी है, तो ऑप्शन सही होता है बी। और इसका निर्माण कब किया गया? 1821 में। 1821 में किसके द्वारा? लुई ब्रेल के द्वारा, लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। और यह कहाँ के थे? लुई ब्रेल फ्रांस के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई ब्रेल, फ्रांसीसी शिक्षा मनोवैज्ञानिक इनको कह सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर यह ब्रेल लिपि बनाई गई है, ऑप्शन बी सही होता है। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? बताइए। कुछ समस्या है, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के अनुसार किस विद्यालय में होना चाहिए?
चलिए ठीक है, रिप्लाई कीजिए। चलिए, समावेशी शिक्षा, ठीक है। जितने लोग ऑप्शन सी बताए हैं, एनसीएफ 2005 यही कहता है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो सभी को एक साथ बैठाइए, किसी में कुछ भेदभाव ना कीजिए। हाँ, उसको प्रॉब्लम है तो उसको अन्य यंत्र दे सकते हैं आप, ठीक है। किसी भी बालक जो शारीरिक रूप से कम सक्षम है, उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही सामान्य विद्यालयों में शिक्षा दी जाएगी, इसलिए समावेशी शिक्षा है, ऑप्शन सी सही होता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, एकदम से अगर वो वैसा नहीं है तो वो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर कुछ है तो सबको सबके साथ उसको कीजिए, उसका पूरा सही हो व्यवहार। एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? बताइए, एक बच्चा। हाँ, रिप्लाई कीजिए। गुड। कौन सा ऑप्शन सही होता है? एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? तो ये देखिए, आप बच्चे को सजा देंगे कैसे? आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे? एकदम नहीं। आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, आप उसके माता पिता? एकदम नहीं। ऑप्शन सी सही होता है, ठीक है। ऑप्शन सी, सहपाठियों से झगड़ा करना छात्र के व्यवहार में अवांछनीय परिवर्तन के कारण होता है, तो ऐसी स्थिति में अध्यापक को छात्र के व्यवहार में परिवर्तन के कारण को जानने का प्रयास करना चाहिए, उसका व्यवहार परिवर्तन हुआ कैसे, या फिर उसका निष्कर्ष कैसे, परामर्श देंगे, उसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा, वह फिर से सही कैसे होगा, फिर उससे वह मुख्य धारा में कैसे आएगा। जैसे वह निगेटिव थिंकिंग की तरफ चला गया है तो वह फिर से कैसे मुख्य धारा में आएगा, यह सब सोचना चाहिए। न कि विद्यालय से निकालना, या फिर उसके पापा से बताना, उसके पेरेंट्स से बताना, या फिर उसको सजा देना, कुछ नहीं। निगेटिव तो छात्र के साथ आप कर ही नहीं सकते। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, या बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो इसलिए देखिए, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ऑप्शन डी सही होता है। अब समस्याओं का परीक्षण करना, परामर्श का उद्देश्य होता है क्या? कि समस्या जो है, समस्या उसका परीक्षण करना, समस्याओं का पता लगाना, बच्चों में समायोजन शक्ति का विकास करना, जैसे वह हर क्षेत्र में समायोजित हो सके, समायोजन कर सके, एकदम पागल ना हो जाए किसी चीज। बच्चों को सही स्थिति से अवगत कराना, रियल चीज क्या है उसको बताना, भविष्य के कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। जैसे आप उसको समझाना है कि आप अगर 5 में हैं, ऐसे करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, आप ऐसा पढ़िए, ऐसा कीजिए, 6 में जाइए और 6 में टॉप कीजिए, ये है मतलब बच्चों के संदर्भ में ही भविष्य की रूपरेखा तैयार करना, यही है परामर्श। ऑप्शन डी सही होता है, ठीक है। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? बताइए, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? रिप्लाई कीजिए। गुड। चलिए, जितने लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं, सबकी रिप्लाई सही है। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? परावर्तित चिंतन होता है, ऑप्शन ए सही होता है, 5 वर्ष के बालक, ठीक। नेक्स्ट, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? अब देखिए, किसके द्वारा नहीं होता, पहले ये बताइए। आत्म केंद्रितता होता है, सजीवतावाद इसके द्वारा भी होता है, यथार्थवाद यह भी होता है। अच्छा, व्यक्तिकवाद इसके द्वारा नहीं होता है, इसलिए इसके द्वारा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन यही सही है, किसके द्वारा नहीं होता पूछा है। अब देखिए, आत्म केंद्रितता, सजीवतावाद या यथार्थवाद, ठीक है। अब व्यक्तिकवाद से बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता। व्यक्तिकवाद क्या है? एक नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता पर बल देता है, यही है व्यक्तिकवाद।
ऑप्शन डी सही होता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? बताइए विषय वस्तु, देखिए ध्यान से। रिप्लाई कीजिए। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? यह है ऑप्शन ए मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा का बालक सामान्यतः जैसे 3 से 5 या 6 वर्ष का होता है नर्सरी में। 3 से 5 या 6 वर्ष का नर्सरी में होता है, जो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। और इस अवस्था में बालक स्वयं के अतिरिक्त बस अपने परिवार से ही प्रेम करता है। ठीक है, उसका सामाजिक विकास एकदम शून्य होता है। बाहरी विकास, बाहरी परिवेश से उससे कोई लेना देना नहीं, अपना और अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का। ठीक है, और इस अवस्था के लिए विषय वस्तु मेरा परिवार ही सर्वाधिक उपयुक्त विषय वस्तु है। मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ पेस को संबोधित करता है। मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को, पेश नहीं स्पेस है, ठीक है, को संबोधित करता है, वह कौन था? ये शायद करवाए थे, अभी जल्दी ही इसको करवाए हैं, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। रिप्लाई कीजिए। गुड, ऑप्शन कर्ट लेविन। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है, कर्ट लेविन, जिन्होंने अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को स्थान दिया। लाइफ स्पेस से क्या तात्पर्य है? लाइफ स्पेस से क्या जीवन, व्यक्ति के जीवन के अनुभवों एवं उसकी आवास, जहां वह रहता है। ठीक है, जहां वह रहता है, जो उसका अनुभव है, जहां वह रहता है, वही है लाइफ स्पेस। इसका समावेश किसने किया है? कर्ट लेविन ने किया है। क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा या रही है क्या? ध्यान से रिप्लाई कीजिएगा। क्या कर रहा है या क्या कर रही है? शिक्षिका है तो क्या कर रही है? हाँ, देखिए, पाठ योजना बनाना, फिर अगले पाठ को लाभार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करना, यह क्या है? सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन कौन सही होता है? वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ऑप्शन बी रिप्लाई सही होती है, सीखने के लिए आकलन। कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? देखिए, व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक अभिज्ञता, व्यवहार परिवर्तन या विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करना। कक्षा शिक्षण में अधिगम, अधिगम का मतलब क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन सी सही होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, अगला। विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए, कैसे? शिक्षकों से बार बार अंतरक्रिया करने के लिए। ठीक है, शिक्षकों से बार बार अंतरक्रिया करने के लिए, इससे अभिभावक अपने बालक के विकास को जान सकते हैं। ठीक, बालक आपका कितना विकास कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, कहाँ रुक रहा है, कहाँ कृपा रुक रही है, किसको दिखाना है। ठीक है, चलिए, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है?
टेलीग्राम से आप सर्च कीजिए ONE, फिर एक लिखिए, बिना गैप, कोई गैप नहीं रहेगा, फिर DAYEXAM, फिर टारगेट। यहाँ ना यहाँ गैप रहेगा ना यहाँ गैप रहेगा, गैप नहीं रहेगा, सर्च करेंगे टेलीग्राम मिल जाएगा। चलिए, ऑप्शन कौन सा सही होता है? संदर्भ के अनुसार शब्दों की उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? सर्वाधिक कारगर तरीका है ऑप्शन सही होता है ए, विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। ठीक है, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना ही सर्वाधिक कारगर तरीका है। ऑप्शन ए सही होता है। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? बताइए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, तो टफ से टफ, मॉडरेट से मॉडरेट और इजी से इजी सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। बताइए जल्दी से, ऑप्शन कौन सा सही होता है? उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का भाव है। यह ऑप्शन, या भाव नहीं बल्कि अभाव होगा। ठीक है, यह ऑप्शन सही होता है। यदि श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हैं, तो उसका रीजन क्या है? कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। जो याद नहीं किया है उसने, उसको भी वह कल्पना करके, सोच के, समझ के लिख सकती है, लेकिन नहीं, इन सब का अभाव है उसके अंदर, तो वह जो याद है उसको वही लिखती है, और चाहे भले ही फेल हो जाए, खुद का दिमाग लगाना नहीं है श्यामला को। चलिए, आप श्यामला अपना समझे। आप लोग लेकिन ऐसा ना कीजिए, कल्पनाशीलता का भाव या अभाव नहीं, पूरा एकदम भाव हाई कीजिए अपना, खूब समझ के, जो ना आए अपना दिमाग खूब अच्छे से लगाइए। चलिए, जब पिछली जानकारी नई स्थिति में ज्ञान पाने में कोई फर्क नहीं डालती, उसे क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। जब पिछली जानकारी नई स्थिति में ज्ञान पाने में कोई फर्क नहीं डालती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, कोई फर्क ना डालना, कोई फर्क नहीं डालती है तो उसे कहते हैं ज्ञान का शून्य अंतरण। कितने लोग की रिप्लाई सही है बताइए जल्दी से। तो चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन डी। जब पिछली जानकारी नई स्थिति में ज्ञान पाने में कोई फर्क नहीं डालती है, उसे ज्ञान का शून्य अंतरण कहते हैं। शून्य अंतरण, अंतरण की अनुपस्थिति को इंगित करता है। स्थानांतरण या फिर अंतरण की स्थिति को इंगित करता है, अनुपस्थिति। अर्थात इसका क्या है, मतलब क्या है? जब किसी कार्य को करने की योग्यता अथवा ज्ञान का अन्य कार्यों को करने की योग्यता पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, उसे ही शून्य अंतरण कहते हैं। ठीक, जैसे हम अभी गुणा कर रहे हैं, तो हमें पता है 2 × 12 = 24 होता है, लेकिन हम ये ना याद करें, 2 का पहाड़ा भी याद है हमें, 12 का भी याद है, लेकिन नहीं, हम ऐसे करें 2 × 2, 12 × 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, कितना है? 24। तो यह क्या है? हम जो सीखे हैं पहले उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। इस अंतरण में पूर्ववर्ती ज्ञान का किसी अन्य परिस्थिति में कोई भी उपयोग होता ही नहीं, जैसे हमने यहाँ किया। फिर भी हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा, लेकिन ऐसा होता है ना कि मान लीजिए 5 गिनना है तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं। ठीक, कोई भी। ठीक, ठीक है। चलिए, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? चलिए, 1 सेकंड रुक जाइए, बस रिवीजन हो जाए। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, यह किसके द्वारा दिया गया है?
किसके द्वारा? एकदम सही है, ऑप्शन सी वालों की रिप्लाई सही। गेट्स एवं अन्य के द्वारा यह दिया गया है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा गेट्स एवं अन्य के द्वारा दी गई। अच्छा, स्किनर ने क्या दिया है? स्किनर ने अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। यह किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ठीक है। गिलफर्ड ने क्या दिया है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, किसके कारण? व्यवहार के कारण ही व्यवहार में आया कोई परिवर्तन ही अधिगम है, या गिलफर्ड ने दिया है। ठीक है, तो ये सब जो छोटे छोटे हैं, आप अधिगम की परिभाषा या फिर ये सब है, आप अपने माइंड में मेंशन करके रहिए। ठीक है, भूलना नहीं है। और ये सब एग्जाम में आते हैं, आपके सुपर टेट में जरूर आता है। चलिए, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत। चलिए एक बार सुपर फास्ट रिवीजन कर लीजिए, जो भी आप पढ़े हैं आज, जो भी अभी पढ़े। और अगर सच में पसंद आई हो क्लास और मजा आया हो, तो अभी तक हमने एक बार भी नहीं बोला, लेकिन अब बोल रहे हैं कि एक बार सभी लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और लाइक सभी करेंगे। जितने लोग लाइक ना किए हो, लाइक कीजिएगा और शेयर सभी लोग। तो यह किसका है? डार्विन। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, विकास वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास ये है वो है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? तो यह ऑप्शन ए, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है भाई। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। किसके द्वारा? आसान सा है, 4 चरण, 0 से 2, 2 से ठीक 7, ऐसे ऐसे है। तो किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। अच्छा, ये बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी? पसंद, मजा आया कि नहीं है? पसंद आया कि नहीं? फिर से आप सीडीपी की क्लास करना चाहेंगे? रिप्लाई कीजिएगा सभी लोग। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। यह विकसित कर रही है क्या? स्वायत्तता। ऑप्शन बी सही होता है, स्वायत्तता। ठीक, क्या विकसित कर रही है? स्वायत्तता विकसित कर रही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह किससे रिलेटेड है? जब कभी ना समाप्त होने वाली, इसका मतलब निरंतर चलने वाली। निरंतर चलने वाली मतलब निरंतरता का सिद्धांत है, सामान्य सी बात है। ठीक है। हाँ, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। किसका अनुगमन करती है? बताइए जल्दी से। हाँ, किसका वो करती है? यह है क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने को अनुगमन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो बताइए कौन सा है? यह क्लास डेली 2 बजे, 2 बजे दोपहर, ठीक है, डेली 2 बजे दोपहर होती है। तो रिप्लाई कीजिए, कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? हाँ, यह है ऑप्शन, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। यह मतलब यह नहीं है। ठीक है, सभी की विकास दर समान नहीं। खिलौनों की आयु कहा जाता है किसे? 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को खिलौनों की आयु मतलब पूरी बाल्यावस्था। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की? अब देखिए, जब बच्चे बड़े होते हैं थोड़े से, तब वो समूह दल में रहते हैं, और ये घर से बाहर निकलते ही नहीं, अपने खिलौनों के साथ, पीढ़ी के साथ खेलते रहते हैं, तो कैसे दल समूह बना लेंगे? इसलिए ऑप्शन ए सही होता है। यह की अवस्था नहीं है। क्वेश्चन इसमें छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया है, नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, बुद्धिलब्धि, इसका मतलब 75 बराबर क्या होगा? 16 वर्षीय बच्चा, इसकी वास्तविक आयु 16 है, और यक्स इसको हो गया ये वाली आयु। ठीक है, मानसिक, और गुणे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, यक्स बराबर कितना आएगा?
जल्दी से बताइए, इसको सॉल्व करेंगे x बराबर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? इसमें सबसे पहले किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? तो ऑप्शन सही होता है ए। ठीक है, अगला, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष। ठीक है, तो 12/10 गुणे, ठीक है, यह 10 से 10 कट जाएगा, 12 दहा में 120, ऑप्शन सही होता है ए। ठीक है, बुद्धि लब्धि IQ बराबर बुद्धि लब्धि, देखिए ध्यान से देखिए, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? टरमैन। कब? 1916 में इन्होंने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 इतना बताया। ये किसने बताया है? टरमैन ने। ठीक, बच्चे के समाजीकरण में परिवार निभाता है कौन सी भूमिका? मुख्य भूमिका। ठीक है, निभाता है मुख्य भूमिका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं? तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? देखिए इसमें जितने लोग हैं, कई 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 लोग बन, लेकिन ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, ए ज्यादा सही है। हमारे अनुसार क्या है? विद्यालय और पास पड़ोस क्या मानते हैं? ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी से। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? हाँ, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, तो ऑप्शन सही होता है। हाँ, एकदम सही है, डी। जितने लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी की रिप्लाई सही। अगला देखिए, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है, कौन सा ऑप्शन सही होता है? हाँ, गुड, ऑप्शन ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी पर ऑप्शन डी सही होता है। बालक की प्रथम पाठशाला, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? यह है परिवार। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार संबंध है, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होता है? उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, लेकिन खेल नहीं है। ऑप्शन सी सही होता है, खेल। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है? सफलता का एहसास कराता है, तो यह प्रभाव के नियम। ठीक है, किसका उपयोग कर रहा है? प्रभाव के नियम का उपयोग कर रहा है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से, ऑप्शन बी सही होता है, संप्रत्यय जो दिया गया था अल्बर्ट बैंडूरा के द्वारा दिया गया था। SOR किसके द्वारा प्रतिपादित है? यह है ऑप्शन सी सही होता है, वुडवर्थ। SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से वह कौन से स्तर पर शामिल होते हैं? सबसे छोटे वाले 0 से 2 वर्ष के बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, आंख, कान व हाथों से। यह क्या है? पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित या फिर अमूर्त? तो यह क्या है? ऑप्शन बी इंद्रिय जनित, इंद्रियगामक अवस्था है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होता है। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है सहयोग की नैतिकता से। ऑप्शन सी सही होता है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक या फिर सामाजिक? तो वाइगोत्स्की ऑप्शन सही होता है,
डी सामाजिक, इनका ही सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ना, तो सामाजिक पर बल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? आप ध्यान से देखिए, पारस्परिक शिक्षण यह भी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर, क्योंकि इसमें शिक्षक और बच्चों के बीच अंतर क्रिया होती है। यह है ऑप्शन बी सही। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, कौन सी? सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, यह है ऑप्शन सी। सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान। अगला है शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, शिक्षक के भाषण प्रयोग द्वारा विषय पूछ कर क्रिया करके। ऑप्शन ये सही होता है बी, बालक ऐसे ही सीखेंगे, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। अधिगम एक प्रविधि है, अधिगम एक प्रविधि है, बताइए। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रविधि है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में विकास को लेकर फ्राबेल का मुख्य योगदान, शिक्षा में विकास को लेकर फ्राबेल का मुख्य योगदान, यह है वही बालवाड़ी मतलब किंडरगार्टन, ठीक है, बालवाड़ी का मतलब किंडरगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? यही ऑगस्ट फ्राबेल। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का या बाल मनोविज्ञान का, या दोनों का? तो दोनों का होना चाहिए, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान, क्योंकि वह जरूरी है, ठीक है, छात्रों का सही मार्गदर्शन करने के लिए यह बहुत जरूरी है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? खेल विधि, ठीक है, यह है ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन डी, खेल विधि। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, उल्टा पढ़ना, शब्द को उल्टा पढ़ना, ये है डिसलेक्सिया। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, यह है डिस्प्रैक्सिया, गतिक कौशल, ठीक है। कोई बाल कितने समय में कितनी गति से उसकी तरफ आ रही है, यह उसको अनुभव नहीं होता है, पता नहीं कर पाता, इसलिए वह किसी पकड़ भी नहीं पाता। सीखने संबंधित निर्योग्यताएं, चारों ऑप्शन पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है लेकिन रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन डी, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, ऑप्शन डी सही होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होते हैं क्या? शारीरिक रूप से अक्षम, डिस्ग्राफिया, ठीक है, याद आ रहा है ना? जो आप पढ़े हैं उसी का तो रिवीजन हो रहा है, और जो उसी का रिवीजन हो रहा है तो याद आना चाहिए, सारी रिप्लाई सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, कौन सा ऑप्शन सही होता है? बताइए। ऑप्शन बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, दृष्टिबाधित है तो इसलिए ऑप्शन बी सही होता है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? लिखावट जब गलत है तो यह क्या है? सामान्य सी बात है, डिस्ग्राफिया, ऑप्शन ए सही होता है, ठीक है, डिस्ग्राफिया। समस्यात्मक बालक चोरी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, माता पिता का कहना भी नहीं मानेगा, स्कूल छलांग मार के पार कर देगा, पढ़ाई नहीं करेगा, इनमें से सब है, ठीक है, जितनी गंदी हैबिट्स हैं सब समस्यात्मक बालक। नेक्स्ट है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है क्या? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा,
ठीक है। डिस्ग्राफिया तो लिखने में होता है, लेकिन मान लीजिए आपके हाथ में चोट लगी है या फिर कुछ भी है, शारीरिक विकार है, शारीरिक विकार है तो कैसे लिखेंगे आप? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। ये देखिए लागू होता है 6 से 14 वर्ष के आगे बच्चों पर लागू होता है, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर लागू होता है, लेकिन देखिए ना ही 6 से कम, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं 14, इससे ज्यादा भी नहीं, ठीक। इतने पर लागू नहीं होता है, 6 से कम पर नहीं लागू होगा और 14 से ज्यादा पर नहीं लागू। अच्छा हाथ में चोट तो पैर से सही है। अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह है ऑप्शन, गुड, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन पढ़िए, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन तीनों है। एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के। ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन डी। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो यह है ऑप्शन ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। बताइए कितनी होनी चाहिए? देखिए यह दोनों दृष्टिकोण अभिरुचि, योग्यता के जानने का प्रयास या फिर व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। ऑप्शन सी सही होता है। एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह निम्न को जानना चाह रहा है कि वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपयोगिता। इसलिए ऑप्शन बी सही होता है, विश्वसनीयता को जानना चाह रहा है, ठीक। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किया जाता है। लुई ब्रेल ने इसको, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लुई ब्रेल। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएल 2005 के अनुसार कुछ समस्या है, तो देखिए विशिष्ट बालक, समावेशी बालक, तो इसलिए समावेशी विद्यालय, ठीक है। किसमें? ऑप्शन सी, समावेशी विद्यालय में किया जाना चाहिए। कुछ समस्या है तो सबके साथ उसको बैठाइए। एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझाना, उसमें कमियों का पता लगाना, समायोजन सहायता करना। ऑप्शन डी सही होता है। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? 5 वर्ष के बालक का चिंतन यह होता है परावर्तित चिंतन। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? यह है व्यक्तिकवाद। ऑप्शन डी सही होता है, इसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार सबसे अच्छा है, क्योंकि वह बच्चा सबसे ज्यादा प्यार अपने परिवार को, अपने खुद को और अपने परिवार को ही करता है। मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह क्या, कौन सा है? कर्ट लेविन। ऑप्शन सी सही होता है, कर्ट लेविन। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है, कर रही है। ऑप्शन कौन सही होता है? सीखने के लिए आकलन, तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? यह है ऑप्शन बी, सीखने के लिए आकलन। कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? व्यवहार परिवर्तन के रूप में। विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए शिक्षकों से बार बार अंतरक्रिया करने के लिए, तो शिक्षक बताएंगे उसे।
संदर्भ के अनुसार शब्दों की उपयुक्त चयन संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? सर्वाधिक कारगर तरीका है विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। ऑप्शन ए सही होता है। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिखती है जो उसे ने याद किए हैं। इसका कारण हो सकता है क्या? तो क्या हो सकता है? उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। अभाव। जब पिछली जानकारी नई स्थिति में ज्ञान पाने में कोई फर्क नहीं डालती है, उसे क्या कहते हैं? ज्ञान का शून्य अंतरण। क्या कहते हैं? ज्ञान का शून्य अंतरण। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसके द्वारा है? गेट्स एवं अन्य के द्वारा। तो आप सभी से, जो भी नए हैं जो भी पुराने हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ठीक है, तो और आप बताइएगा कि अब आपको कौन सी क्लास करनी है, किस सब्जेक्ट की क्लास करनी है। ठीक है, और आज के क्वेश्चन में मज़ा आया कि नहीं आया? टेलीग्राम जिसको भी ज्वाइन करना हो आप यहाँ जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक ये दी जा रही है, टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए। चलिए, ठीक है, तो आप शेयर कीजिएगा, खूब 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 शेयर कीजिएगा। बस एक ही डिमांड है इस चैनल की, इस क्लास की एक ही डिमांड है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, कन्फ्यूजन तो दूर होगा, कन्फ्यूजन दूर होता रहेगा। ज्योग्राफी टॉपिक वाइज टॉपिक तो चल ही रहा है, जो ये बना है, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज की प्लेलिस्ट भी बनी है। तो सारे सब्जेक्ट की, सारे टॉपिक वाइज की, सब कुछ का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप लोग सब कुछ ज्वाइन करते रहिए और चलता रहेगा ये। ठीक है, रुकने वाला नहीं है। क्लास अच्छी थी, अच्छी रहेगी। सारी क्लास की टाइमिंग है, 3 क्लास होती है यहाँ। सबसे पहली क्लास है सुबह 10 बजे। ठीक है, जिस दिन मैथ करवाते नहीं आप लोग एकदम बोल के एकदम हालत खराब कर देते हैं, सर मैथ नहीं हुई, मैथ नहीं हुई, मैथ नहीं हुई। आज हुई तो कोई आया ही नहीं। सुबह 10 बजे की क्लास है। एक है 2 बजे की क्लास दोपहर। ठीक है, जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं। एक है 6 बजे की क्लास, यूपी टेट की होती है शाम में। ठीक है, और एक रात की क्लास है 9 बजे की क्लास। 9 बजे रात की क्लास है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक है, आपका जो भी टॉपिक है वो हम कवर करवा देंगे। ज्योग्राफी में जो टॉपिक है, कल एक टॉपिक हम शुरू करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की कल एक टॉपिक शुरू करते हैं। ज्योग्राफी की कल एक टॉपिक शुरू करते हैं, शायद देखें क्या है। देखिए ज्योग्राफी में क्या है, हम आपको बता भी देते हैं कि क्या शुरू करना है कल। पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, ये है अक्षांश देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्र, भारतीय भूगोल तक है। सौरमंडल है, अक्षांश देशांतर है। इसमें से एक टॉपिक हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग चिंता ना कीजिए। अब देखिए थोड़ा स्लो चलिए सर। इतने लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं सर स्लो चलिए। चले हम कैसे, तेज चलें या स्लो चलें? ईवीएस की क्लास आज आप लोग आइएगा 9 बजे रात में। 9 बजे रात में आज ईवीएस की मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास होगी। देखते हैं कितने लोग आते हैं, मैम के द्वारा यह कराया जाएगा। ईवीएस आज 9 बजे रात में, मस्त एकदम। जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से एग्जाम में आएंगे, टेट में भी आएंगे, सुपर टेट में भी आएंगे। ठीक है,
हाँ, तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे, चाहे स्लो चलना हो चाहे फास्ट चलना हो, डरिए नहीं आप लोग। तो आज आप लोग 9 बजे कितने लोग आएंगे? 9 बजे ईवीएस की क्लास करने, टिट वाले तो एकदम जान लीजिए कि यह चैनल शुरुआत में ईवीएस का ही था। जितने भी टेट में क्वेश्चन आए थे सब ईवीएस के यहीं से आए थे। सारी क्लासेस 3-3 घंटे की क्लास चली थी ईवीएस की, इतनी गजब की क्लास। सुपर टेट, नीरज सिंह सुपर टेट कब तक आएगी? सुपर टेट टेट के बाद 100% आना तय है। टेट के बाद सुपर टेट आना फिक्स्ड है। भावी शिक्षिका यादव, ठीक है, करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक है, इंग्लिश की क्लास एक, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ये सब हम आपको पढ़ा देंगे। टेंस भी आपको कौन से हेल्पिंग वर्ब लगता है? जैसे दे दिया जाए कि ही विल गो, तो इसमें पूछा जाए कौन सा टेंस है। कई लोग इसमें भी गलत कर देंगे, तो ये कौन सा टेंस है? अब ही हैड गॉन, यह कौन सा टेंस है? तो इसमें भी सही करना है आपको। एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। आराध्या, यह टेट और सुपर टेट, टेट में भी सीडीपी आता है, ठीक है। और मैकडूगल और ये जो बंडूरा है या फिर फ्रावेल है, ये सब लोग ये नहीं डिवाइड किए हैं कि ये क्वेश्चन टेट के लिए है और ये सुपर टेट के लिए है। क्वेश्चन वही रहेंगे, एग्जाम चाहे जो हो। तो बैंडूरा अगर टेट में आ रहे हैं तो वही बैंडूरा सुपर टेट के लिए भी बने हैं, और वही थियरी है। इसलिए आप चाहे ईवीएस की क्लास हो चाहे कोई भी क्लास हो, आपके हित में रहेगी। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे तो जानकार बहुत हैं आप लोग, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। अन- हाँ, कल्पना, हम तो किसी की नहीं, हम ये कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ा रहे हैं। क्या बात है? आप लोग टेलीग्राम की लिंक देखिए, जो ऊपर दिया है नीले कलर का, इसमें भी एक ब्लू कलर का है। उसको आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, तुरंत आप पहुंच जाएंगे। हाँ, सवितानंद मिश्रा, अच्छा, यूपी टेट का मॉडल पेपर, ठीक है। एक दिन, किसी दिन अच्छे से यूपी टेट का मॉडल पेपर एक करवाएंगे, ठीक है। एक या 5 6 7 करवा देंगे, ठीक। तो चलिए फिर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अच्छे अच्छे आपके लिए। अच्छा, इंग्लिश समझ में आता है तो इंग्लिश हम करवाएंगे। अच्छा, सवितानंद मिश्रा 3 ही मॉडल पेपर हुआ है, ठीक, करवाएंगे। गुड़िया सिंह, क्या बात है? हाँ, 9 बजे, 9 बजे के लिए आप लोग ईवीएस के लिए रेडी रहिए। ईवीएस के लिए रेडी, 9 बजे। हाँ, अभिषेक मिश्रा, बात तो सही है, भी नाम बदल रहा है, मेटा लोटा कर रहा है ये सब। ये पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लास चल चुकी है, छुट्टी के बाद ये इंटरेक्शन हो रहा है। चलिए फिर, थैंक यू। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, लाइक शेयर कीजिएगा। आप इतने अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस कुछ ना कीजिए, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, और इस चैनल को सभी तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बस, ठीक है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।